ओके सो कल हमारा जो टॉपिक रह चुका था वो था, हमने जो है अट्रैक्टिंग कैंडिडेट्स पढ़ रहे थे कि हम जो है कैंडिडेट्स को कैसे अट्रैक्ट करते हैं रिक्रूटमेंट के लिए कि वो जो है जॉब के लिए आए, अप्लाई करें और हमें जो है सूटेबल कैंडिडेट्स मिल सके। तो उसमें जो है हमने ये देखा था कि इंटरनल रिक्रूटमेंट हम कर सकते हैं। हमारे पास एक ऑप्शन होता है एक्सटर्नल का। दोनों के अपने जो है प्रॉज एंड कॉन्स हैं। अगर आप जो है क्या करते हो, इंटरनली रिक्रूटमेंट करते हो, तो उसके जो है आपको बेनिफिट क्या होगा कि आपका जो एम्प्लॉय है वो ऑलरेडी फेमिलियर है और उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो एक फेमिलियर पर्सन जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है, बजाय उसके कि आप एक नए बंदे को लेकर आए। वो जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन में टाइम लगे उसको एडजस्ट होने में, आप उसके लिए पूरा प्रोसीजर करो, इंटरव्यूज वगैरह करो, फिर उसको सेलेक्ट करो। तो उससे बेहतर ऑप्शन आपके पास जो है यही है कि आप डायरेक्टली क्या कर लो, नए जो है पुराने बंदे को प्रमोट कर लो। वो भी मोटिवेट हो जाएगा कि उसकी प्रमोशन होगी, उसका जो है थोड़ा सा स्टैंडर्ड बेहतर हो जाएगा लाइफस्टाइल का। और जो है इस तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी स्मूथली रन करेगी। फिर हमने कहा था कि आप जो है क्या कर सकते हो, जो पोजीशन आपको लगती है कि इतनी खास नहीं थी, उसको जो है कोई और चला सकता था, तो आप उसको जो है ड्यूटीज उसकी डिस्ट्रीब्यूट करा देते हो, खत्म कर देते हो उस पोजीशन को। या फिर अगर इंपॉर्टेंट है तो आप उसको अप टू डेट कर लेते हो अपनी नीड्स के साथ। ठीक है। और फिर इसमें एक बात आ जाती है जो यहाँ पे इन्होंने डिस्कस नहीं की। वो ये है कि अगर आप जो है इंटरनल रिक्रूटमेंट करते हो तो उसमें एक प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। वो ये है कि आपके जो है एम्प्लॉयज के दरमियान जो है थोड़ी सी जेलेसी फैक्टर इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि जो है जो ऑलरेडी काम कर रहा था एक बंदा, वो भी जो है इसी अप्रोच के साथ काम कर रहा था कि मैं प्रमोट होऊंगा। दूसरा बंदा भी जो है यही सोच रहा था, लेकिन जब उसमें से एक प्रमोट हो जाता है, दूसरा प्रमोट नहीं होता, तो उनके आपस में थोड़ी सी जेलेसी आ जाती है कि यार ये जो है अब तक मेरे साथ बैठ के काम करता था, अब ये मुझे ऑर्डर्स देगा, मैं जो है इसके ऑर्डर्स को क्यों फुलफिल करूँ, मैं इसकी बात को क्यों मानूं। ठीक है। तो इस किस्म के जो है बाइसेंस आ जाती है, ऑर्गेनाइजेशन जो है स्मूथली रन नहीं करती, एक दूसरे के साथ उनके कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन जो है एक्सटर्नल के लिए जाती है कि इससे बेहतर है कि ऑर्गेनाइजेशन में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो, हम जो है एक्सटर्नली बाहर से बंदे को बुला लेते हैं और उसको जो है हम हायर कर लेते हैं। तो एक तो ये हो जाएगा कि नए स्किल्स आ जाएंगे, नया ब्लड ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगा, वो जरा ज्यादा कम्पिटिटिव हो सकता है, आपके लिए एक्सपर्टीज लेकर आ सकते हैं, नए जो है स्किल्स लेकर आ सकते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में। तो हम जो है इसलिए कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें एक छोटा सा मसला ये हो जाता है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, वो भी है कि आपके जो करंटली एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं वो डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हमें जो है प्रमोट नहीं किया, या जो है अब एक बच्चा जो है नया आ गया है, ये हमें सिखाएगा, ये हमें जो है रेगुलेट करेगा, हम इसके अंडर काम करेंगे। तो वो जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है आपके लिए। लेकिन फिर भी ओवरऑल जो है एक्सटर्नल ज़्यादा बेहतर होता है, और कि जो आपके इश्यूज हैं वो सॉल्व हो जाते हैं, ग्रुपिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइजेशन में नहीं बनती। दूसरा हमारे पास जो है, हमने कहा कि पोटेंशियल सोर्सेज हैं आपके पास जहां से आप जो है एम्प्लॉयज को इनवाइट कर सकते हो। कहता है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू नो वेयर सुटेबल कैंडिडेट्स आर लाइकली टू बी फाउंड इन ऑर्डर टू मेक कांटेक्ट विद देम। ठीक है, कि आपके पास कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जहां से आपको जो है नए एम्प्लॉयज मिल सकते हैं। अगर आप एक्सटर्नल के लिए जाते हो तो आप जो है नए एम्प्लॉयज को कहाँ से लेकर आओगे, उनको जो है अगर आप जो है जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करोगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन, हमने कहा कि बेटर मूव करेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, डिफरेंट सोर्सेज देखने चाहिए, जिसमें पहले आपके पास आ जाता है एम्प्लॉयमेंट सर्विस, जॉब सेंटर्स एंड एजेंसीज। कि आपके पास जो है डिफरेंट एजेंसीज होती हैं जो उनके पास कैंडिडेट्स होते हैं, वो उसको हायर करते हैं। अगर हम देखें तो दुबई वगैरह में जब पोजीशंस आ जाती हैं तो क्या होता है कि पाकिस्तान में जो है यहाँ पे कंसल्टेंट्स बैठे होते हैं, लोगों ने अपने जो है नेम रजिस्टर वगैरह कराए थे उनके साथ। तो जैसी अपॉर्चुनिटी आती है, उनकी बारी आ जाती है, उनको जो है वहाँ पे दुबई में भेज दिया जाता है। नाउ दिस इज एजेंसीज, ठीक हो गया। इस तरीके से जो है जॉब सेंटर्स बाहर की कंट्रीज में होते हैं जो क्या करते हैं कि आपको जो है कैंडिडेट्स प्रोवाइड करते हैं। या फिर हम देख लें कि आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो है जैसे rosie.pk वगैरह हो गए, ये क्या कर रहे हैं आपके लिए जो है एड्स वगैरह देते हैं, वहां से आपके लिए जो है सीरीज वगैरह कलेक्ट करते हैं ऑनलाइन और फिर आपको फॉरवर्ड करते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास आ जाता है प्राइवेट रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट्स। ठीक है, आपके पास प्राइवेट भी इसी तरीके से होते हैं। ठीक है, कि वो भी जो है अपने कंसल्टेंसीज ओपन कर लेते हैं, ये फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जैसे कि आपकी एजेंसीज वगैरह करती हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज वगैरह करती हैं। थर्ड आपके पास जो है कैरियर एडवाइजरी से ऑफिसर्स ऑफिसेज हैं। ठीक है, आपके पास जो है कैरियर डेवलपमेंट सेंटर्स वगैरह आजकल इंस्टीट्यूट्स में भी बनाए जा रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे भी जो है कैरियर डेवलपमेंट पे काम किया जाता है। हमारे यहाँ भी जो है काफ़ी कंसल्टेंसेशन जो है आजकल शुरू हैं, जो आपको क्या करती हैं, आपको फ्यूचर के बारे में बताती है, कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में आपको डायरेक्शन देते हैं। सबसे बड़ा सोर्स आपके पास यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हैं।
ठीक है। स्कूल्स तो इनका जो मुराद है वो बिजनेस स्कूल्स वगैरह और इनसे है। ठीक हो गया कि वहाँ से भी आपको जो है स्किल्स मिल रहा होता है, वहाँ से भी आपको कैंडिडेट्स मिल सकते हैं जिनको आप हायर करना चाहते हैं, जिनको आप अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। लास्ट में जनरल पब्लिक आवाम है, ठीक है। आप जो है क्या कर लेते हो, न्यूज़पेपर में ऐड दे देते हो, जो एलिजिबल कैंडिडेट होता है वो जो है वहाँ से ऐड दे के अप्लाई कर लेता है उसके लिए, जॉब के लिए। सो कहता है कि इफ बिजनेस डिसाइड टू यूज प्राइवेट रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट्स टू सोर्स कैंडिडेट्स, इट वुड नीड टू केयरफुली कंसिडर। ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं कि वो क्या करती हैं, वो कहती है कि हम जो है ये काम परफॉर्म नहीं करते क्योंकि हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं है। तो वो कंसल्टेंट्स वगैरह को कह देते हैं क्योंकि उनके तो काम ही यही होते हैं। तो उनके जो है रूटीन का काम होता है, वो एक्सपर्ट्स होते हैं। तो जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो यही काम जब परफॉर्म करेंगे तो बेहतर तरीके से परफॉर्म करेंगे, बजाय उसके कि एक नया बंदा जो है उस आपके जो खुद जो ऑर्गेनाइजेशन की कोई एक्सपर्टीज है नहीं उस काम में, और वो करे, तो वो जो है उससे बेहतर है कंसल्टेंट्स जो है आपके लिए ये काम करें। और कहता है कि जब आप कंसल्टेंट्स की जो है हेल्प लेते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। पहली बात कहता है कि वेदर ऑर्गेनाइजेशन हैज sufficient internal expertise to find and attract relevant candidates, or whether it would benefit from the help of an experienced external consultant। जैसे मैंने आपको कहा कि वो खुद चेक करे पहले कि क्या उसके पास इतनी एक्सपर्टीज है कि वो जो है बेहतर कैंडिडेट को चूज कर सकता है या जो अट्रैक्ट कर सकता है। अगर नहीं है तो फिर उसको जाना चाहिए थर्ड पार्टी की तरफ कि वो जो है उसके लिए ये फंक्शन परफॉर्म करे। दूसरी बात, द कॉस्ट ऑफ यूजिंग कंसल्टेंट्स कंपेयर्ड विद द कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड अट्रैक्टिंग कैंडिडेट्स इटसेल्फ। कि आप जो है खुद न्यूज़पेपर में ऐड देते हो और फिर वो बंदा आ जाता है, फिर उनसे इंटरव्यू वगैरह लेते हो, तो आप उस कॉस्ट को भी देखो कि क्या वो ज़्यादा महंगी आपके लिए पड़ेगी या फिर आपके लिए कंसल्टेंट के जो है आप उसके हेल्प लेते हो और उसके थ्रू जब आप जो है एडवर्टाइजमेंट करते हो या जो है सिलेक्शन कराते हो या अपने लिए बंदे जो रिक्रूट कराते हो, तो वो जो है आपके लिए सस्ता पड़ेगा। तो कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करनी होगी। थर्ड कहता है कि लेवल ऑफ एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड फॉर ऑफ पोटेंशियल एम्प्लॉइज एंड देयरफॉर द एप्रोप्रिएट नॉलेज रिक्वायर्ड ऑफ द कंसल्टेंट। कि आपके पास क्या होना चाहिए, आपको जो है पोटेंशियल एम्प्लॉइज में जो है एक्सपर्टीज आपको चाहिए होती है, ठीक है। और वो जो है उसके बारे में कंसल्टेंट को इन्फॉर्मेशन देना आपका काम है कि आप उसको प्रॉपर्ली इन्फॉर्म करो कि वो जो है मुझे इस किस्म का बंदा चाहिए, उसकी ये स्किल्स होनी चाहिए, ये एक्सपर्टीज होनी चाहिए, ताकि आपको जो है एक बेहतर कैंडिडेट वो चूज करके दे सके। नंबर फोर्थ कहता है कि वेदर देयर इज सफिशिएंट टाइम टू सेलेक्ट ए कंसल्टेंट और teach them about the vacancy and the type of person that is required। और आप जो है उसके लिए टाइम निकालो, ठीक हो गया, कि जो है आप जो है एक प्रॉपर कंसल्टेंट सेलेक्ट करो, ठीक हो गया। और उनको बताओ कि हमारी जो है वैकेंसी की रिक्वायरमेंट्स क्या है, जो कल हमने जॉब एनालिसिस और जो है उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन की बात की, कि आप उसको प्रॉपर बताओ कि जो है हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, हमें कौन सा बंदे चाहिए, उसकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, ताकि वो उसी के अकॉर्डिंगली जो है एक सूटेबल कैंडिडेट्स या राइट कैंडिडेट आपके लिए चूज कर सके। दूसरा आपके पास जो ऑप्शन होता है वो है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजिंग इज टू अट्रैक्ट द इंटरेस्ट ऑफ सुटेबल कैंडिडेट्स इन द वैकेंसी दैट द ऑर्गेनाइजेशन विशेस टू फिल। कि जो वैकेंसी ऑर्गेनाइजेशन फिल करना चाहती है उसके लिए वो क्या करती है, वो एडवर्टाइज करती है, न्यूज़पेपर में एड्स आ जाते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स पे आजकल जो है वेबसाइट्स का दौर है, तो डिफरेंट वेबसाइट्स आपके यहाँ मार्केट में जो है यूज़ कर रहे हैं लोग, उस पर एड्स देते हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो वो जो है अपने एड्स वगैरह इशू कर देते हैं, तो जो कैंडिडेट जो है इंटरेस्टेड होता है वो अपनी सीवी वगैरह जमा कराता है। तो कहता है कि द एडवर्टाइजमेंट इटसेल्फ शुड, कहता है कि जब आप खुद एडवर्टाइज करेंगे तो उसमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होगा। पहली चीज, बी कंसाइज बट comprehensive enough to be an accurate description of the job, its requirement and rewards। कि आप जो है मुख्तसर बात करो लेकिन वो चीज़ें इंक्लूड करो जो उस जॉब में जो है रिक्वायरमेंट्स हों, जो उसकी नीड्स हों, और आप जो है उससे क्या चाहते हो और उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, वो प्रॉपर तरीके से मेंशन होने चाहिए ताकि बाद में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। सेकंड, बी अट्रैक्टिव टू एज मैनी एज पॉसिबल, और अपने ऐड को ऐसे अट्रैक्टिव बनाएं, ऐसे जो है उसको अपनी पोजीशन को जो है पेश करो कि लोग जो है अट्रैक्ट हो सके, वो अप्लाई करें। बी पॉजिटिव एंड ऑनेस्ट अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन टू अवॉइड डिससैटिस्फैक्शन व्हेन द कैंडिडेट एक्चुअली कम्स इनटू कांटेक्ट विद द ऑर्गेनाइजेशन। कि जब आप जो है एक अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता रहे हो तो इतना ज्यादा जो है ना बड़ी बड़ी बातें ना छोड़ो कि जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती, और ना ही आपका कल्चर उस तरह है, ना आपके ऑर्गेनाइजेशन वो बेनिफिट्स दे रहा है, ना एडवांटेजेस दे रहा है, लेकिन आप उसको जो है बढ़ा चढ़ा के बयान करें। तो जब कल को वो बंदा जो है हायर हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ज्वाइन कर लेगा और देख लेगा यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है जो हमें बताया गया था, तो वो डिससेटिस्फाइड हो जाएगा, तो फिर वही बात कि वो जो है छोड़ने पे आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन को। उसके बाद कहते हैं इंक्लूड इन्फॉर्मेशन ऑन हाउ टू अप्लाई फॉर द रोल इंक्लूडिंग एनी डेडलाइंस। और आप इसमें ये भी बताओ कि किसी रोल के लिए जो है अप्लाई करना हो तो उसके लिए जो है उसको क्या करना होगा, ठीक है। वो जो है किस तरीके से डेडलाइंस को मीट करेगा, क्या डेट होगी, कब तक अप्लाई कर सकते हैं, वो सब कुछ बताना भी एड में बहुत ज़रूरी है।
अदरवाइज अगर आप ओपन एड छोड़ दोगे तो थ्रू आउट द ईयर आपके पास सीरीज आती रहेगी। सो कहते हैं कि देयर इज नो करेक्ट एडवर्टाइजमेंट मीडियम फॉर बिजनेस टू यूज। द मीडियम चोजन विल टिपिकली डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर्स। ठीक है कि आप ये नहीं कह सकते कि मैं अखबार में इश्तेहार दे दूंगा तो वो जो है मेरे लिए बेस्ट कैंडिडेट्स ले आएगा, या मैं जो है फेसबुक पे दे दूंगा तो मेरे लिए बेस्ट कैंडिडेट आ जाएगा। आप इस चीज़ की एश्योरिटी नहीं दे सकते। लेकिन आप जो है जब भी कोई मीडियम चूज कर रहे हो तो उसमें कुछ बातों का ख्याल रखो जो आपके लिए जो है सोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन सकते हैं। फर्स्ट कहते हैं द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप जो है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताओ। ठीक हो गया कि a corner shop will clearly advertise for new staff members in very different places to a large multinational company। कि आपकी जो है जो ऑर्गेनाइजेशन है टाइप आप उसको जो है मेंशन करो क्लियरली कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन में नया मेंबर आपको चाहिए या स्टाफ आपको चाहिए वो कहाँ से हो। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लार्ज है, मल्टीनेशनल कंपनी है आपकी, तो आपके पास जो है जिन एरियाज में रीजन्स में आपको जो है जाना होगा वहाँ के अकॉर्डिंगली आप जो है क्या करोगे अपने ऐड को रिफाइन करोगे, उसी तरीके से उनको शो करोगे। सेकंड कहता है द टाइप ऑफ जॉब बीइंग एडवर्टाइज्ड। कि more senior positions may be advertised nationally while junior position may only warrant local advertising। या अगर आपके जो है सीनियर पोजीशंस हैं जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव हो गया, मैनेजर हो गया, एग्जीक्यूटिव्स की पोजीशंस होगी या डायरेक्टर्स की पोजीशन होगी, तो वो आपको क्या करनी होगी वो जो है थ्रू आउट कंट्री जो है आप एडवर्टाइज करो कि वहां से आपके पास जो है क्वालिफाइड और स्किल्ड जो है लोग आ सके, अप्लाई कर सके। और अगर आप जो है छोटी मोटी पोजीशंस के लिए कर रहे हो, मजदूर वगैरह चाहिए हो या जो है कोई और जो है आम सिंपल सी पोजीशन के लिए आपको चाहिए बंदा, तो आप उसके लिए क्या करो लोकली कर लो, ताकि लोकल बंदा जो है उसके लिए आने जाना भी आसान होगा और उसके पैकेजेस जो है वो तो कम होते हैं। तो पैकेजेस जब कम होंगे तो वो जो है अगर लोकल बंदा होगा तो उसके लिए ज्यादा सूटेबल होगा और उसके लिए जो है कॉस्ट एफिशिएंट भी होगा। थर्ड कहता है कि लीडरशिप एंड सर्कुलेशन ऑफ द मीडिया, हाउ मैनी पीपल इट विल रीच। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी रीडरशिप और सर्कुलेशन ऑफ मीडियम क्या है। ठीक है, आपका जो ऐड है वो कैसे जो है प्रमोट होगा। अगर आजकल हम देखें तो फेसबुक वगैरह पे क्या होते हैं, लोग जो है बूस्ट कर लेते हैं अपने एड्स वगैरह को, तो वो जो है एक स्पेसिफिक रीजन तक चला जाता है। या फिर अगर आप एसएमएस मार्केटिंग देख लो तो उसमें क्या होता है कि आप जो है एरिया सेलेक्ट कर लेते हो तो वो उन्हीं लोगों को जो है वो मैसेजेस चले जाते हैं उसी एरिया के लोगों को। इसी तरीके से आप इस चीज को भी देखो कि आपके जो ऐड है या जिस न्यूज़पेपर में या किसी भी जो है मीडिया में आप इसको पब्लिश करा रहे हो वो किस रीजन तक पहुंचेगा। नंबर फोर्थ कहता है कि द कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। नेशनल न्यूज़पेपर विल यूजुअली कॉस्ट मोर देन लोकल न्यूज़पेपर्स एंड रेडियो एडवर्टाइजमेंट्स। कि आपकी जाहिर सी बात है कि जब आप इसको नेशनल लेवल पे एडवर्टाइज करोगे तो आपकी कॉस्ट भी ज्यादा आएगी क्योंकि वो न्यूज़पेपर जो है एक्स्ट्रा आपसे चार्ज करेंगे। लेकिन अगर आप एक लोकल न्यूज़पेपर में दोगे तो उसको तो खुद भी न्यूज़ चाहिए होते हैं कुछ पब्लिश कराने के लिए, तो उसकी कॉस्ट कम होगी। आपके लोकल रेडियो जो है चैनल्स हैं आप उस पर जो है एडवर्टाइज कर सकते हो, तो लोग उस पर भी आपके साथ जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद कहता है द फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। कि the longer the planned advertisement will last, the more the organization will need to consider the cost of medium chosen. There is no correct advertising medium for a business to use. The medium chosen will typically depend on several factors including। ठीक है कि हमने कहा कि आपके पास क्या है कि आपके जो है कोई स्पेसिफिक एडवर्टाइजमेंट जो है आप करते हो तो जो है उसका ड्यूरेशन आपके लिए मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो अगर आप ड्यूरेशन नहीं दोगे तो आपके जो है ऐड बार बार वो छापते रहेंगे और उस छापने के वो आपसे क्या करेंगे एक्स्ट्रा पैसे लेते रहेंगे और आपको जो है क्या करना पड़ेगा उनको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। दैट विल कॉस्ट यू। सो कहता है कि आपके पास जो है इश्यूज टू टेक अकाउंट ऑफ गुड इंक्लूड। ठीक हो गया कि कौन से आपको जो है इश्यूज फेस हो सकते हैं। ये हो गया जब आप एडवर्टाइजमेंट करोगे तो अगर आप जो है टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट चूज करते हो तो उसमें अगर आप पहले जाते हो नेशनल प्रेस की तरफ, ठीक है, तो कहता है कि गुड कवरेज फॉर नेशनल जॉब्स। कवरेज तो उसकी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, आपकी जो है नेशनल लेवल पे आएंगी। जैसे आपकी जो है फेडरल की पोस्ट आती है ठीक है क्या, तो वो जो है नेशनल लेवल पे होती है। हर बंदा जो है अगर उस रीजन का है तो उसके इलाके में वो न्यूज़पेपर आता है, वहां से वो जो है उसको एक्सेस कर सकता है। सेकंड कहता है कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसिव एंड शॉर्ट लिव। ठीक हो गया, एडवर्टाइजमेंट आपकी जो है वो एक्सपेंसिव होगी लेकिन थोड़े अरसे के लिए होगी क्योंकि उनके जो है बर्डन भी उन पे ज्यादा होता है। आपका एड जो इतने अरसे तक वहाँ पे नहीं चलाते वो लोग। अगर आप लोकल न्यूज़पेपर को चूज करते हो तो कहता है कि क्या है कि यूजफुल फॉर लोकल स्टाफ एंड चीपर देन नेशनल बट मे नॉट अट्रैक्ट सफिशिएंटली क्वालिफाइड पीपल। कि आपके लिए जो है चीपर होगा, आपके लोकल लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा कि आप वहां से हायर करो, लेकिन क्या होगा कि वो जो है इतना लोग क्वालिफाइड लोगों को नहीं अट्रैक्ट करेगा। अगर आपकी रीजन में इतने क्वालिफाइड लोग नहीं है तो वो जो है वो लिमिटेड लोगों को लेकर आएगा जो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। नेशनल की तरह नहीं होगा कि आपके लिए जो है ओपन एरिया हो या ग्राउंड हो जहाँ से आप ओपनली चूज कर सको। इसके बाद कहते हैं इंटरनेट गुड एज लॉन्ग एज टारगेट पीपल्स आर फ्रीक्वेंट इंटरनेट यूजर। कि इंटरनेट के जरिए अगर आप एडवर्टाइजमेंट करते हो तो तब तक बेहतर है जब तक जो है लोग इंटरनेट को यूज करते हैं और वो जो है उसके साथ कनेक्ट हैं। तो
अगर वहाँ पे जो है लोड ज्यादा है उस साइट पे तो फिर तो फायदा करता है, लेकिन अगर उस साइट पे कोई जाता ही नहीं है तो फिर उसका जो है कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लोग उसको देखेंगे नहीं तो आपके ऐड का क्या फायदा है। रेडियो एंड टीवी एक्सपेंसिव बट समटाइम कैन प्रोड्यूस एक्सेसिव नंबर्स ऑफ सूटेबल कैंडिडेट्स। कि पहले जो है टीवी रेडियो पे जो है आपके एड्स आते थे कि जी कैंडिडेट्स हमें रिक्वायर्ड है। आजकल जो है सोशल मीडिया पे ही हर बंदा जो है इतना फोकस कर रहा है कि वो जो एड चला रहा है, तो अब इसकी जो है थोड़ी सी यूज कम हो चुका है, क्योंकि एक्सपेंसिव भी बहुत ज्यादा होता है एक टीवी एड चलाने के, अपने एक्स्ट्रा कॉस्ट होते हैं, फिर उसके लिए टाइम फिक्स करना। और अगर कोई स्पेशल जो है बिजी आवर्स में आपने करना हो कि जब जो है सारे लोग टीवी देख रहे हो बैठे हो उस वक्त, तो उसकी कॉस्ट चार्जेस जो है और भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसका भी आपने देखना होता है। और फिर कहते हैं कि स्पेशलिस्ट जर्नल already degree of selection but have long choosing closing dates and may contain many similar adverts। ठीक हो गया। और आपके पास जो है जर्नल्स आ जाते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ तो जो है जर्नल्स ऐसे जिसके नहीं मिल रहे, लेकिन बाहर की कंट्रीज में जो है अपने इसके जर्नल्स आते हैं जो पब्लिश होते हैं, वहाँ पे जो है एड्स लिखे होते हैं, और कहता है कि वहाँ पे जो है क्लोजिंग डेट्स आपको फिर लॉन्ग करनी पड़ती है क्योंकि जर्नल्स में आपने पब्लिश किया हुआ है। और वहाँ पे आपके जो है एड्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, हर बंदे ने अप्लाई किया था। अगर हम जैसे न्यूज़पेपर में देख लें तो एडवर्टाइजमेंट का पेज होता है, तो वो कितना भरा होता है, कितना छोटा सा उसको जो है साइज में कन्वर्ट किया होता है। तो इसी तरीके से इनके जो अपने स्पेशलाइज्ड जर्नल्स होते हैं बाहर कंट्रीज में, वो भी इसी तरीके से जो है इसी को मैटर करते हैं कि आपकी जो है कॉस्ट वगैरह ज्यादा होगी, और उसके लिए डेट भी फिर आपको ज्यादा ओपन रखनी होगी। सो कहता है कि इफ द एडवर्टाइजमेंट हैज बीन सक्सेसफुल, the organization could now have a large number of potential candidates who have expressed an interest in the vacancy। अगर आपकी एडवर्टाइजमेंट सक्सेसफुल होगी, लोगों ने देख लिया, रीड कर लिया, और उन्होंने जो है जॉब के लिए अप्लाई कर लिया, तो फिर आपके पास अब लोग आ गए, तो उसके बाद क्या होगा। कहता है कि the organization therefore has to look at how to identify and select the best candidate। तो अब लोगों ने अप्लाई कर लिया, सीवियां वगैरह देना शुरू कर दिए, तो अब ऑर्गेनाइजेशन का काम शुरू हो जाता है मेजर कि वो जो है उसमें से बेस्ट को सेलेक्ट करे। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमने क्या कहा था, एप्लीकेशन फॉर्म्स फिर जमा करानी पड़ती है। अगर आप जो है गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करते हो तो क्या होता है कि आपको जो है बैंक में पैसे जमा कराने पड़ते हैं और ऑनलाइन जो है फॉर्म फिल करना होता है। कुछ जो है ऐसे होते हैं कि आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच करने होते हैं। कोई जो सिर्फ आपको कहता है कि सीवी हमें भिजवा दो। सो इन चीज़ों के डिफरेंट जो है अपने अप्रोचेस होते हैं। सो कहते हैं कि द फर्स्ट एंड द ऑफन easiest way of filtering out less suitable applicants is through the use of application forms। These will provide the organization with relevant information about the candidate। कि अगर आप उसको एप्लीकेशन फॉर्म दे देते हो तो उसके पास जो है जो रिक्वायर्ड स्किल्स होंगी जो आपको चाहिए होती हैं वो आपके सामने आ जाती हैं। ठीक है, बजाय इसके कि आप एक एक की सीवी डॉक्यूमेंट्स को देखो, आप उसके एप्लीकेशन फॉर्म में देख लेते हो कि ठीक है ये बंदा जो है सूटेबल है, आप चूज कर लेते हो, जो सूटेबल नहीं होता आप उसको साइड पे कर लेते हो। तो कहते हैं कि दिस विल अलाउ द ऑर्गेनाइजेशन टू एलिमिनेट अनसेटिस्फैक्टरी एप्लीकेंट्स, कि जिसकी जो है ग्रेड्स अच्छे ना हो या जो है जिसका एक्सपीरियंस इतना खास ना हो, तो वो जो है जिससे अनसेटिस्फैक्टरी एप्लीकेंट्स होते हैं उसको एलिमिनेट कर देते हैं स्टार्ट में ही। सेव इंटरव्यू टाइम, आपका टाइम इंटरव्यू का बच जाता है कि आप वहां पे जब इसके बारे में जानना चाहते हो तो पहले ही उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लो। थर्ड कहता है कि फॉर्म इनिशियल पर्सनल रिकॉर्ड्स फॉर सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, और आपके पास जो है उसका इनिशियल रिकॉर्ड भी आ जाता है कि जो सक्सेसफुल होता है, जो क्वालिफाई कर लेता है, तो आपके पास जो है उसका पूरा रिकॉर्ड मौजूद होता है कि वो किस प्रोसेस के जरिए से आता है। कल के कोई जो है आपके ऊपर क्लेम नहीं कर सकता कि आपने इसको रेफरेंस पे लिया था या जो है हमें पता नहीं था। तो ये जो है आपके पास एविडेंस होता है कि ये बंदा प्रॉपर चैनल से होके सेलेक्ट हुआ है। फिर इसके बाद आप जब फॉर्म्स उनसे फिल करा देते हो तो आपका नेक्स्ट स्टेज शुरू हो जाता है सिलेक्शन इंटरव्यूज। आप जो इंटरव्यूज शुरू कर देते हो सिलेक्शन के लिए। कहते हैं कि once the least appropriate candidate have been rejected using their application forms, the remaining applicants can be interviewed। और जो है उसके लिए क्वालिफाई नहीं करते थे या जो है आपको जो है सूटेबल नहीं लगे, आपने उनको जो है फिल्टर कर लिया। फिल्टर करने के बाद जो आपके पास बेस्ट ऑप्शंस रह गए थे आपकी नज़र में, जो उसके अकॉर्डिंगली थे, जो फॉर्म फिल्स किए थे, तो उनको जो है अब आप क्या करते हो, इंटरव्यू के लिए बुलाते हो। और पर इंटरव्यू का पर्पस क्या है, फाइंड द बेस्ट पर्सन फॉर द जॉब। आप जो है बेस्ट चूज करने की कोशिश करते हो, उसकी पर्सनालिटी के बारे में जानने की कोशिश करते हो, आप उससे सब्जेक्ट एरियाज में क्वेश्चन पूछते हो। दूसरी बात कहते हैं इंश्योर दैट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंड व्हाट द जॉब इन्वॉल्व्स एंड व्हाट द कैरियर प्रोस्पेक्ट्स आर। ठीक हो गया। और इससे क्या हो जाता है कि कैंडिडेट को भी पता चल जाता है कि जी जॉब की जो है क्या करना होगा, उसके करियर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, किस तरीके से उसको जो है सिचुएशन हैंडल करनी होगी वहाँ पे जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जब वो जाता है तो उसको वहाँ के कल्चर भी पता चल जाता है, कहाँ कैसे क्वेश्चंस होते हैं, कैसे डीलिंग्स होती हैं, वो सारे के सारे बेसिक लेवल पे जान लेते हैं। और कहता है कि मेक द कैंडिडेट फील दैट दे हैव बीन ट्रीटेड फेयरली इन द सिलेक्शन प्रोसेस। और उनको यकीन दहानी करानी चाहिए कि उनको जो है प्रॉपर्ली ट्रीट किया गया है, उनके साथ जो है कोई जो है इनइक्वालिटी नहीं हुई, उनको जो है इग्नोर नहीं किया गया, या जो है कोई और रेफरेंस का बंदा था तो इसलिए इसको प्रायोरिटी नहीं दी गई। सबको इक्वली ट्रीट करो ताकि जो है
प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो और आपका जो बंदा सेलेक्ट ना हुआ हो वो जो है आपसे डिससेटिस्फाइड है और अगली दफा वो जो है अप्लाई करे फिर। सो कहते हैं कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरव्यू दैट एन ऑर्गेनाइजेशन में यूज। ठीक है, कोई डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज आप ले सकते हो। पहली आपके पास फेस टू फेस आ सकती है। आप जो है अक्सर हमारे यहाँ जो कॉमन है वो है फेस टू फेस के, आप जो है एक बंदे के साथ बैठ जाते हो, आपसे जो है इंटरव्यू लिया जाता है। आज जो अगर यूनिवर्सिटीज वगैरह में है या जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ग्रुप इंटरव्यूज लेते हैं। ठीक है, कि वो जो है आप उनके लिए पूरा एक बड़ा पैनल बना होता है, वो क्या करते हैं कि वो जो है आपके अपने कैंडिडेट्स को बारी बारी बुलाते हैं, उनसे इंटरव्यू लेते हैं। उसके बाद कहता है कि जी सक्सेशन ऑफ इंटरव्यूज कि ऑब्टेन बेटर व्यू ऑफ कैंडिडेट। ये हो गया कि आप जो है सक्सेशन इंटरव्यूज करते हो कि उसको देखते हो कि आप उसके बारे में जो है प्रॉपर व्यूज ले सको कि कैंडिडेट कैसा है कैसा नहीं है, आप उससे डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस पूछते हो। कुछ के साथ आप जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग इंटरव्यूज चलाते हो। कैंडिडेट आस्क टू सॉल्व हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स, आप उसको सिचुएशंस दे देते हो। मैनेजर की जो पोजीशन अक्सर होती है वहां पे आपको जो है हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी जाती है, केस स्टडीज टाइप दी जाती है। आपसे कहा जाता है कि अगर आप मैनेजर की पोजीशन पे और आपको जो है कोई इस तरह ट्रीट करे तो आप कैसे करोगे। अगर जो है ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन अच्छी ना हो और आप उस मैनेजर की पोजीशन में बैठे हुए तो आप कैसे उसको मैनेज करोगे। तो इस किस्म के जो है आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट कहता है पैनल इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू बाय ग्रुप ऑफ पीपल्स। ठीक है, कि ग्रुप ऑफ पीपल आपके लिए बैठ जाते हैं कि आप जो है क्या कर लेते हो कि आप जो है पैनल बैठा होता है आपके लिए प्रॉपर क्वेश्चन करते हैं। ग्रुप इंटरव्यू में क्या होता है कि आप जो है ग्रुप में आपको बुलाया जाता है, आप जो है बैठे होते हो वहाँ पे, आपसे जो है डिफरेंट क्वेश्चन किए जाते हैं, आपके सामने दूसरे कैंडिडेट से जो सूटेबल आंसर दे सकते हैं उसको जो है वो आगे लेकर जाते हैं। लेकिन पैनल में क्या होता है, आपके लिए प्रॉपर पैनल बैठा होता है। हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में होता है वहाँ पे ज्यादातर जो है पैनल इंटरव्यूज को ही फॉलो किया जाता है, चाहे प्राइवेट हो या जो है आपके पास जो है गवर्नमेंट के हो, तो वो जो भी सिलेक्शन करती है पैनल के थ्रू करती है। फिर उसके बाद है स्ट्रेस। कैंडिडेट डेलिबरेटली प्लेस्ड अंडर स्ट्रेस बाय एग्रेसिव इंटरव्यूअर। ठीक है, अगर जो है एक एग्रेसिव इंटरव्यू है तो वो क्या कर लेता है, उसको स्ट्रेस में ले आता है। जैसे आपकी जो है आईएसएसबी वगैरह होती है तो वहाँ पे आपको जो है सिचुएशन दी जाती है, आपको जो है स्ट्रेस आउट किया जाता है, देखा जाता है कि ये बंदा स्ट्रेस में क्या करता है, ये जो है स्ट्रेस में परफॉर्म कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये जो है सिचुएशन को कैसे डील करता है। अगर ये जो है वहाँ पे स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं कर सकता तो ये उस पोजीशन को मेंटेन नहीं रख सकता, अगर उस पोजीशन की रिक्वायरमेंट ऐसी है तो। सो कहते हैं कि इंटरव्यू हैज सेवरल एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, कि जिस तरीके से हमने जो है कहा कि एडवर्टाइजमेंट वगैरह के हर चीज़ के अपने बेनिफिट्स होते हैं, तो इस तरीके से आप जो है क्या करते हो, जब इंटरव्यूज करने के लिए जो है स्टूडेंट को जो है या कैंडिडेट को बुलाते हो तो उससे क्या फ़ायदा होता है आपको कि आपके जो है कैंडिडेट को थोड़ा सा ईज मिल जाता है, वो फेस टू फेस बैठ जाता है, अपने जो है आइडियाज़ को शेयर कर लेता है आपके साथ, आपको बता सकता है कि जी हमने जो है जो अप्लाई की थी इस पोजीशन के लिए, क्या उसके जो है क्वालिफिकेशंस हैं, क्या स्किल्स हैं, वो आपको ओपनली बता सकता है। वो एप्लीकेशन फॉर्म में आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। तो जब ओपन इंटरव्यू में होगा तो वहाँ पे जो है ओपनली आपके साथ शेयर कर सकेगा। सेकंड कहता है कि हाईली इंटरेक्टिव अलाउइंग फ्लेक्सिबल क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, इंटरेक्टिव सेशंस होता है। ठीक है, आप क्वेश्चंस पूछते हो वो आपको आंसर करता है। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे आपको जो है ओपन क्वेश्चन आंसर्स करने पड़ते हैं, तो आप जो है उसको लेकर जा सकते हो। थर्ड कहता है अपॉर्चुनिटीज ऑफ नॉन वर्बल यूज, अपॉर्चुनिटीज टू यूज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कि आपके पास जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हो, आप देख सकते हो कि उसके फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, आप उसको सिनेरियोज और आइडियाज देते हो तो वहां पे जो है वो कैसा रिएक्ट करता है। ठीक है, वो जो है घबराया हुआ तो नहीं है, वो कॉन्फिडेंट है कि नहीं है, आप उस चीज को जो है जज कर सकते हो। उसके बाद कहता है अपॉर्चुनिटीज टू एसेस अपीयरेंस इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल, आप जो है उसके अपीयरेंस को देख सकते हो कि जी पर्सनैलिटी उसकी कैसी है। ठीक है, वो जो है डीलिंग कैसे करता है, उसके बोलने का अंदाज कैसा है, वो जो है आता है कैसे, एंटर होता है ऑफिस में कैसे बैठता है, सब कुछ आप उसको देख सकते हो। फिर उसके बाद कहता है कि अपॉर्चुनिटीज टू इवैल्यूएट रैपोर्ट बिटवीन द कैंडिडेट एंड द पोटेंशियल कोलीग बॉसेस। ठीक है, कि वो क्या कर सकता है कि वो जो है सिचुएशन को भी जो है इवेलुएट कर लेता है कि कैंडिडेट जो है वो किस तरीके से वहाँ पे उनको डील करते हैं। ठीक है, किस तरीके से जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है ट्रीट किया जाता है एम्प्लॉयज़ को, तो उसके बारे में जो है उसके जहन में एक आइडिया एक थॉट आ जाती है। ठीक है, कि कैसा इन्वायरमेंट है, कैसे ट्रीट किया जाता है अपने एम्प्लॉयज़ को। तो उनके दरमियान अगर वो फ्यूचर में वहाँ पे जाएगा तो उसके जहन में जो है पहले से ही एक आइडिया आ जाता है कि कल को जब मैं इस पोजीशन पे आऊँगा तो हाउ आई कैन डील विद दीज इश्यूज। ठीक है, तो इसके में जो है उसके लिए आसानी बन जाती है। तो हमारे पास जो है कि इंटरव्यूज़ के ये जो है ये तो कुछ लिमिटेड से फ़ायदे ने बताएँ, इसके और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजेशन अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली क्या करती है, मेजरली वो फोकस इसी पे करती है कि वो जो है कैंडिडेट से इंटरव्यूज़ ले लें, इंटरव्यूज़ में जो है उनको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और वो जो है क्या करता है कि एक सूटेबल कैंडिडेट चूज़ करने में उसके लिए बहुत ही एक बेटर ऑप्शन उनको नज़र आता है
कि हम जो है उसको खुद ही एनालाइज कर लेंगे, हम उसको खुद देख लेंगे। ठीक है, तो रैपर्ड को अगर हम देखें तो बेसिक उसका जो मीनिंग आ जाता है वो हमारे पास क्या है कि आप जो है एक अच्छा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप बनाने में भी हेल्प आउट हो जाता है। अगर उनके जो है थॉट्स जो है एक दूसरे के साथ मैच हो रहे होते हैं तो एक जो है एक अच्छा इन्वायरमेंट स्टार्ट से ही बनना शुरू हो जाता है उनके दरमियान। नुकसान क्या होता है? टू ब्रीफ टू गेट टू नो कैंडिडेट्स, मुख्तसर सा होता है क्योंकि आप इंटरव्यू जो है पूरे घंटे का तो नहीं लेते हैं, शॉर्ट से इंटरव्यूज होते हैं, तो आप जो है उसमें इतना ज्यादा उसके बारे में नहीं जान सकते, उसके स्किल्स को नहीं पहचान सकते, आप उसको क्वेश्चन आंसर के जरिए से नहीं जज कर सकते। लेट से आप जो है टीचर को हायर कर रहे हो, आप उससे जो है सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछ लेते हो, तो सब्जेक्ट तो वो जो है सारी की सारी चीजें तो उसको उस वक्त याद नहीं रहती। ठीक है, तो वो मिस भी कर सकता है। कहता है कि जी इंटरव्यू इज एन आर्टिफिशियल सिचुएशन, ये एक आर्टिफिशियल सिचुएशन है, कोई एग्जैक्ट सिचुएशन है नहीं कि आप कह दो कि जी ये बिल्कुल हमें सही बंदा चूज करके दे देगा। ठीक है, कहता है कि आपके पास क्या हो जाता है, हॉलो इफेक्ट इसमें आ जाता है फ्रॉम इनिशियल इंप्रेशन, कि आपके जो है जैसे ही स्टार्ट हो जाता है इंटरव्यू तो वो उसको जो है एक खास जो है हम उसको कहते हैं हॉलो इफेक्ट, उसको कंसिडर करते हैं कि जो हमारे पास क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ जो हैं, क्या करते हैं वो अपने इंप्रेशंस वगैरह क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि आप जो है दूसरे को इन्फ्लुएंस करो कि जी मुझे बड़ा पता है इस बारे में, मैं जो है इतना काबिल हूँ। तो वो जो है एक दूसरे के ऊपर जो है इस किस्म के इंप्रेशंस पुट करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद कहता है क्वालिटेटिव फैक्टर्स सच एज मोटिवेशन, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी आर डिफिकल्ट टू असेस। आप उसको जो है मोटिवेशन नहीं देख सकते कि वो कितना इनकरेज है उस पोजीशन को, कैसे काम करना चाहता है, उसमें जो है ऑनेस्ट है कि नहीं है, वो कितना जो है डेडिकेशन शो करता है, उसके लिए वो जो है उससे पता नहीं चल सकता। फिर उसके बाद कहते हैं प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइपिंग ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, कि आपके पास जो है हो सकता है कि स्टीरियोटाइप बंदा वो कहे कि जी मैंने पठान को नहीं लेना, मैं पंजाबी को लूंगा, पंजाबी जो है पठान बैठा होता है वो कहता है कि मैंने पंजाबियों को नहीं लेना। तो इस किस्म के स्टीरियोटाइप्स आ सकते हैं, या वो कहता है कि जी ये क्या कर लेगा, ये तो इस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, मैं इसको जो है नहीं हायर करता। तो इस किस्म की जो है स्टीरियोटाइपिंग आ सकती है। लैक ऑफ इंटरव्यूअर प्रिपरेशन, स्किल्स एंड ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस। अक्सर ये होता है कि इंटरव्यूअर जो है तैयार नहीं होते, बस ऐसे ही आ जाते हैं इंटरव्यू के लिए, उनको कह दिया जाता है कि आज है आप भी बैठ जाए, तो वो जो है उनको पता नहीं होता कि किस चीज़ में के बारे में पूछना है, बस इधर उधर के सवाल शुरू कर देते हैं। सब्जेक्टिविटी एंड बाइस, ठीक हो गया, वही बात कि बाइसनेस आ सकती है। अगर एक बंदे को उसका एटीट्यूड या जो है बात करने का अंदाज पसंद ना आ जाए, तो चाहे वो जितना भी जो है एक्सपर्ट हो, क्वालिफाइड बंदा हो, वो उसको इग्नोर कर देता है क्योंकि उसको जो है वो सही नहीं लगा, तो उसके जो है मार्क्स उसके अगेंस्ट जाना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं सिलेक्शन टेस्टिंग पे। ठीक है, कि आप जो है उसको सिलेक्शन जब करते हो तो किस तरीके से करते हो। ठीक है, इंटरव्यू से वो पास हो गया, अब आप उसका टेस्ट लेना चाहते हो, तो कहते हैं कि टेस्टिंग कैन बी अंडरटेकन आइदर बिफोर और आफ्टर दैट इंटरव्यू हैज टेकन। हमारे यहाँ जो होता है कि वो जो है पहले टेस्ट होता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है। कई जगहों पे जो है आपके पहले जो है इंटरव्यू हो जाते हैं, इनिशियल इंटरव्यू जिसको कहा जाता है, फिर उसके बाद टेस्ट होता है, फिर उसके बाद प्रॉपर इंटरव्यू होता है, सिलेक्शन बोर्ड जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि दो किस्म के आपके पास जो है टेस्ट हो सकते हैं, एक प्रोफेशंसी एंड अटेनमेंट का, कि these are used to examine the applicant's competencies, skills and abilities in areas that will be required in the job they have applied for। कि आप जो है उसमें टेस्ट लेते हो कि जो उसके स्किल्स हैं उन चीज़ों को एनालाइज कर, जैसे आपको कहा कि सिनेरियो बेस्ड के स्टडी बेस्ड आप उसको क्या कर सकते हो, पेपर दे सकते हो कि आप उससे उसके बारे में पूछो कि वो उसको सॉल्व कर सकता है कि नहीं कर सकता। दूसरा आपके पास जो है वो साइकोमेट्रिक है, जो हमारे आर्मी और उनके टेस्टों में होते हैं, कि आप जो है उसके इंटेलिजेंस को चेक करते हो, उसके पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछते हो, आप जो उसके एप्टीट्यूड वगैरह को चेक करते हो कि वो जो है किस तरीके से ट्रीट करता है, कैसे जो है सिचुएशंस को टैकल करता है, और किस तरीके से जो है माइंडली ये शार्प बंदा है कि नहीं है। तो इसके जो है आपके पास क्या है, कहता है कि देयर आर रेंज ऑफ स्पेसिफिक टेस्ट दैट यू नीड टू बी अवेयर ऑफ। आपके पास डिफरेंट टाइप्स हैं टेस्ट, आप उसमें से चूज कर सकते हो कि कौन सा आपके लिए सूटेबल है और कौन सा टेस्ट जो है आप अपने कैंडिडेट से लेना चाहते हो, जो आप समझते हो कि आपके लिए जो है एक बेहतर बंदा जो है सेलेक्ट करके दे सकते हैं। तो आपके पास इंटेलिजेंस टेस्ट है, मेजरिंग जनरल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। ठीक है, कि जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे आर्मी वगैरह के जो टेस्ट होते हैं वहाँ पे आपकी जो है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को देखा जाता है। दूसरा आपके पास जो है प्रोफिशिएंसी होता है, मेजरिंग द एबिलिटी टू डू द वर्क इन्वॉल्व इन द जॉब, कि आप उसकी प्रोफिशिएंसी को देखते हो कि वो जो है जो काम करना चाहता है वो उसमें जो है वो स्किल्स हैं कि नहीं है, वो इस काम को बेहतर तरीके से कर सकता है, उसकी नो हाउ है उसको कि नहीं है कंप्लीट। थर्ड आपके पास एप्टीट्यूड टेस्ट आ जाते हैं, टेस्टिंग स्पेसिफिक एबिलिटीज, फॉर एग्जांपल फिजिकल डेक्सटेरिटी। ठीक है, कि आप जो है उसके फिजिकल जो है डेक्सटेरिटी को चेक करना चाहते हो, आप जो है उसकी एबिलिटीज को देखते हो कि यार इसके बंदे में जो है एबिलिटीज है कि नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप देखें तो आपके जो है जनरल से जो टेस्ट होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर हमारे यहाँ जो है एप्टीट्यूड टेस्ट ही होते हैं, कि आप जो है उन चीज़ों को चेक करना चाहते हो कि बंदा जो है किस तरीके से परफॉर्म करता है और क्या जो है उसके पास स्किल्स हैं। आप उन चीज़ों को देखने की कोशिश करते हो, आप उसकी महारत को देखते हो कि जी ये बंदा जो है कैसे इस चीज़ों में क्वालिफाइड है कि नहीं है, ये पॉलिश्ड है फुल कि नहीं है। उसके बाद आ जाता है साइकोमेट्रिक टेस्ट,
कि assesses the thinking process of the person, कि आप उसकी thinking capacity को देखते हो, आप उसको जो है क्या करते हो कि हम उसको जो है analytical type questions दे देते हो, ठीक है, logic based जो है question दे देते हो, आप उसके माइंड को चेक करते हो कि ये जो है किस तरीके से मेंटली शार्प है कि नहीं है, कैसे डील करता है, कैसे डील नहीं करता है चीज़ों को। और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन के टेस्ट टू एलिमिनेट कैंडिडेट्स विद हेल्थ प्रॉब्लम्स, क्यों क्या कि आप जो है जैसे आर्मी में होता है कि आपके मेडिकल टेस्ट होता है पहले ही बेसिक लेवल पे, ठीक हो गया कि इसकी नज़र तो नहीं कमज़ोर, इसको जो है कोई और डिसेबिलिटी तो नहीं है, ठीक हो गया, तो वो चेक किया जाता है, कोई ऐसे ना खास बीमारी स्पेसिफिक बीमारी हो उसको जो दूसरों के लिए सोर्स ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट करे। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, साइकोलॉजिकल एंड पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है कि बेसिक एटीट्यूड प्रोफाइल कैन बी असेस्ड थ्रू क्वेश्चनर, कि आप उनके डिफरेंट क्वेश्चनर्स वगैरह के जरिए से उसके पर्सनालिटी को चेक करते हो। आपके पास जो है ये पर्सनालिटी टेस्ट ऑनलाइन आपके अवेलेबल होते हैं, आप अगर जो है अपनी पर्सनालिटी को जज करना चाहते हैं तो आप जो है सिंपली गूगल में दे दो पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक हो गया, तो वो जो है आपको सिनेरियोज बेस्ड क्वेश्चन दे देंगे, आप उसको फिल करो, आपको अपनी पर्सनालिटी के बारे में वो बता देंगे कि आपके अंदर कौन से स्किल्स हैं, ठीक है। फिर उसी के बेसिस पे आप जो है थिंक कर सकते हो कि मुझे जो फ्यूचर में क्या करना चाहिए, मेरे पास जो है जो स्किल्स है मैं उसको कैसे यूटिलाइज करूँगा। तो यहाँ तक आज के लिए काफ़ी है हमारा, आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं।